देखो, आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो 22 से लेकर 31 जुलाई का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले यहाँ क्या रखा है कि भारत में सबसे पहले एक वायरस जो फैला था उसका नाम था निपाह वायरस। हालांकि अभी भी एक्टिव हो चुका है ये वायरस, और यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में एक्टिव हो रखा है? केरल में। जैसे कुछ दिन पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे चांदीपुरा वायरस, याद करो, जो उठा कहाँ था, इसका ओरिजिन सेंटर कहाँ था? महाराष्ट्र 1966, लेकिन फैल रहा था गुजरात और राजस्थान में। निपाह वायरस की यदि बात करें तो इसका मूल स्थान जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। कई हैं उसमें भरे पड़े, पूरे के पूरे, एक कोई देश नहीं है, कई देश से ये बीमारी, और खास करके ये बंदर हो गया जो जंगली जानवर है उससे फैला था। भारत में सबसे पहले यह किस राज्य में आया? केरल में। और अभी भी ध्यान रखना केरल में ये एक्टिव है। तो निपाह क्या है? निपाह एक वायरस है। इसका ओरिजिन जो सेंटर है, मूल स्थान अफ्रीका। ठीक है। अब अफ्रीका का मतलब सिर्फ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं, पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप। फैलता किससे है? जानवरों से। भारत में इसका लक्षण पहली बार कहाँ पे आया? केरला में। और यहीं से एक और चीज कवर कर लेना, अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, तो भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस किस राज्य में देखने को मिला था? तो यह भी केरल राज्य में देखने को मिला था। और कोरोना वायरस किस वर्ष आया था? तो 2019 में। ठीक है। अगला सवाल है कि जो भारतीय फ्लैग है, जो भारतीय अपना ध्वज है, इसको नेशनल फ्लैग के रूप में दर्जा कब मिला? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय झंडे को नेशनल फ्लैग का दर्जा कब मिला। तो इसे जो मिला है वह मिला है 22 जुलाई 1947। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय जो तिरंगा है इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो भारत का जो तिरंगा है इसको बनाने वाला कौन था? तो पहले भी मैं शायद आप लोग को बताया हूं, पिंगले वेंकैया। ध्यान रखना, पिंगले वेंकैया। तो भारतीय ध्वज को जो बनाने वाले हैं वह पिंगले वेंकैया हैं। यहां से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप हमें बताइएगा ये मूल रूप से किस राज्य के रहने वाले हैं। क्लियर है? तो भारतीय ध्वज को नेशनल फ्लैग के रूप में मान्यता कब मिला? 22 जुलाई 1947। ध्यान रखना, देश आजाद कब हो रहा है? देश आजाद हो रहा है 15 अगस्त को। तो आजादी से पहले इसे नेशनल फ्लैग का दर्जा दिया गया। क्लियर है? ये मूल रूप से रहने वाले कहां के हैं वो आप लोग हमें बता दीजिएगा, ये होमवर्क के रूप में दे रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में डीआरडीओ का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। क्या होता है भाई डीआरडीओ का फुल फॉर्म? बताओ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के द्वारा, ध्यान रखना, अभी एक मिसाइल को लॉन्च किया गया, और यह जो मिसाइल लॉन्च किया गया, इस मिसाइल का शॉर्ट नेम ही याद रखना, उसका नाम है AD-1। क्लियर है? यह जो मिसाइल जो लॉन्च किया गया है, आपसे यदि राज्य पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ओडिशा। और इसको जो लॉन्च किया गया एक प्लेस है, वह है धामरा प्लेस। और यह जो धामरा बेटा प्लेस पड़ता है उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो भद्रक जिले में। अभी तक हम लोग पढ़े थे चांदीपुर पढ़े थे, ध्यान रखना, APJ अब्दुल कलाम द्वीप पढ़े थे। ठीक है? या आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा। तो एक और स्पेस सेंटर हमें दिखाई दे रहा है उड़ीसा में। किस जिले में है? भद्रक जिले में है। और जो सैटेलाइट सेंटर जो है उस वो प्लेस का नाम क्या है? धमरा। यहां से बेटा AD-1 नामक मिसाइल को लॉन्च किया गया। यह एक टारगेट मिसाइल है। इसका काम है, ध्यान रखना, किसी भी मिसाइल को
हवा में ही नस्ते नाबूद कर देना। और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से एक और मिसाइल लॉन्च किया गया जिसका नाम है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल को छोड़ा गया और इससे टारगेट पॉइंट किया गया, कहां से? धमरा से, कि मिशन सक्सेस होता है या नहीं होता है। और बिल्कुल टारगेट क्या हुआ? सटीक लगा। इसलिए यह भी पूछा जाता है कि ये जो एडी मिसाइल है ये टारगेटेबल है मिसाइल, और इसकी जो मारक क्षमता है ये कितने दूर तक मिसाइल को दाग सकता है? 5000 किलोमीटर तक। यदि कोई जा रहा है मिसाइल तो तुरंत उसे क्या कर देगा? नस्ते नाबूद कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताओ, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है भाई? सोमनाथ नहीं है, समीर कामत। ठीक है, तो ध्यान रखना डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है अभी प्रेजेंट टाइम में एस समीर कामत है। अगला क्वेश्चन है भाई आपके पास, रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? बताओ। रिलायंस सुने हो ना? रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष उनकी पत्नी है। ध्यान रखना ये सब चीजें। नीता अंबानी। नीता अंबानी को अभी हाल फिलहाल में एक गेम का आयोजन किया गया था पेरिस में। कौन सा गेम था? अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है, इससे पहले कौन सा गेम चल रहा था? पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो ओलंपिक गेम में दोबारा ध्यान रखना, नीता अंबानी को सर्वसम्मति से आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोबारा क्या चुन लिया गया? सदस्य। सीधा सा सवाल देगा कि भारत की ओर से दोबारा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मेंबर दोबारा किसे चुना गया? तो दोबारा चुना गया जो रिलायंस फाउंडेशन के कौन है? अध्यक्ष है या फाउंडर है, नीता अंबानी को। और कहां पे इन्हें चुना गया सर्वसम्मति से? तो पेरिस। पेरिस किस देश की राजधानी है? तो फ्रांस की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट तो आप लोग नाम सुने होंगे। ये पूछा जाता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट जो नेशनल पार्क है वह जिम कॉर्बेट है। और जिम कॉर्बेट मूल रूप से किस राज्य का हिस्सा है भाई? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। और डीप जाएंगे किस जिले में पड़ता है? तो यह मुख्य रूप से सब पड़ेगा चमोली जिले में। और इसे जो है जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1936 में। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हालांकि मैं पहले बताया हूं कि किस कॉर्बेट का नाम, एक नया नाम रखा गया है गंगा के नाम से, रामगंगा। तो बताओ किस कॉर्बेट, किस नेशनल पार्क का नाम, नया नाम रखा गया है अभी हाल फिलहाल में? रामगंगा। कौन सा है बताओ? यही ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट का जो नया नाम है वह अब क्या बन गया है भाई? तो जिम कॉर्बेट अब बन गया रामगंगा के नाम से विश्व प्रसिद्ध। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। और यह क्या है? तो यह एक नेशनल पार्क है। किस राज्य में है भाई? उत्तराखंड। कई बार यहां से यह भी पूछा जाता है, फ्लावर वैली, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी चमोली में ही है, फ्लावर वैली उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है भाई, नई सरकार अभी कुछ दिन पहले बनी है भाई, नई सरकार बनी है तो दोबारा से बजट दिखाया गया है, तो इसलिए कुछ पॉइंट और बन रहे हैं। तो इस बार जो बजट जो पेश हुआ है 2024 और 25 का, यह जो बजट पेश हुआ है यह कितने लाख करोड़ रुपए का है? तो 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट। क्लियर है? अब यहां से कुछ पॉइंट्स है। हाल फिलहाल में आप देखिएगा जो सरकार बने हैं, सरकार बनाने में दो राज्य का बड़ा ही बढ़िया योगदान रहा है। वह कौन कौन सा भाई? तो बिहार और आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखना। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा 2024-25 में किस राज्य में?
तो पहले नंबर पे यहां पे देखिएगा बिहार में 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा भारत सरकार की ओर से। और दूसरे स्थान पे कौन है भाई? तो दूसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। तो इस बजट का एक बहुत बड़ा पार्टीशन, बहुत बड़ा हिस्सा किन दो स्टेट में जा रहा है? तो बिहार और आंध्र प्रदेश में। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सरकार जो अभी नई सरकार जो बनी है, इन दोनों के कारण ही तो बन पाई है, संभव हो पाया है। नहीं तो ये दोनों यदि हट जाता तो देश के प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी बन पाते? नहीं बन पाते। तो इसे इन्हें ये दोनों डिमांड कर रहे थे, मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो। विशेष राज्य के दर्जा में क्या होता है बेटा कि 90% रुपया जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई औचित्य नहीं था। तो इसी कारण से इन दोनों राज्य को खुश करने के लिए भारी भरकम रुपया इंडियन गवर्नमेंट क्या किए हैं? इस बजट से दिए। क्लियर है? अब यहां पे यह पूछा जा सकता है कि इस बार जो बजट जो ये देखना जो टफ जो एग्जाम में है, टफ एग्जाम में हो सकता है ये सवाल उठा करके चेप दे। जो इस बार जो बजट आया है लगभग 48 लाख करोड़ का, ठीक है, इसमें मेन मूल जो बेस कितने सेक्टर को लिया है? तो 9 सेक्टर को। मतलब 9 जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं या 9 ऐसे भाग हैं जो जिसपे गवर्नमेंट हर हाल में काम करेंगे। 9 इसके आधार हैं। हो सकता है यहां से सवाल आपके एग्जाम में, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन ये चेप सकता है बड़े इजीली। अब देखते हैं वो पॉइंट बेटा कौन कौन सा हो सकता है। पहले नंबर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला जो अपना क्षेत्र है वह किस पर फोकस किया जाएगा? डायरेक्ट बोल दिया गया है, कृषि क्षेत्र। आप लोग बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन मार्क दूंगा। प्रेजेंट टाइम में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कहां के पूर्व सीएम थे? तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, और सबसे लंबे टाइम तक सीएम भी मध्य प्रदेश के यही बने रहे। तो पहला सेक्टर हो गया कृषि। दूसरा सेक्टर है बेटा कौशल विकास। कौशल विकास समझते हैं? इंडियन गवर्नमेंट ये ढूंढ रही है चालाक बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है, जैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट है ना, जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उसको ढूंढ करके जो है ना अपने सेक्टर में वो डालेंगे। तीसरा सेक्टर है मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास कुल मिला के कहने का मतलब है मानव संसाधन विकास, कि मनुष्य आज स्लिप कर रहे हैं, मनुष्य का दिमाग नहीं चल रहा है, रीजंस जो भी है उल्टे सीधे, इन सभी को, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टा हो, गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि जो बच्चा जब बेबी जब जन्म लेता है तो वो बिल्कुल माइंड से क्या हो? स्ट्रोंग हो। इसलिए मदर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जब मदर प्रेग्नेंट अवस्था में होंगी तो उनको न्यूट्रिशन क्या दिया जाएगा? ज्यादा दिया जाएगा। तो इस कारण से मनुष्य के विकास पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। चौथा जो बेटा सेक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं? क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? रिसाइकल समझते हैं? आजकल देखते नहीं हो पुराने चीज को फिर से नया दोबारा रिसाइकल कर दिया गया, तो यही है मैन्युफैक्चरिंग। नए नए आविष्कार तो करेंगे लेकिन पुराने चीजों को भी फिर से क्या करेंगे? रेन्युअल करके फिर से मार्केट में दोबारा ला देंगे। कितने सेक्शन हो गए भाई? 4। पांचवा सेक्शन बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। नए नए उद्योग आएंगे, नए नए डिजाइन बनेंगे। छठा जो सेक्टर है यह भी आप लोग ध्यान रखना, शहरी विकास। देखो यहां पे पहला सेक्टर क्या था? कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र कहां होगा ज्यादा? गांव में या शहर में? तो ग्रामीण विकास पे भी फोकस किया गया। और जो अर्बन एरिया है छोटे छोटे, जैसे मान लो अपना नरेला, नरेला कंप्लीट टाउन एरिया नहीं है, तो यहां पे क्या किया जाएगा? बल दिया जाएगा। 7वां जो बेटा है 7 नंबर का है ऊर्जा सेक्टर। ऊर्जा 2 तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन खास करके गवर्नमेंट जो ऊर्जा दे रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी कैसे हो सकता है? सनलाइट, पवन के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होते हैं, वाटर पे कम निर्भरता। आज के डेट में देखते हैं गाड़ी वाहन वगैरह क्या आने लगा है? इलेक्ट्रिक वाले आने लगे हैं। तो उन क्षेत्रों पे ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा बल दे रहे हैं। 8वें नंबर की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें
तो 8वें नंबर में खास करके लिया गया है नवाचार। नवाचार समझते हैं? नवाचार का मतलब होता है नए नए विचार, आइडियाज। भारतीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, महीने 2 महीने 4 महीने मन की बात बोलते हैं ना, उससे वो आइडियाज लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट में कौन सी कमी है, नहीं है, आप हमें बताइए, उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। और अंतिम जो हमारा है वह है हमारा आर्थिक सुधार। ध्यान रखना, छोटे एग्जाम में नहीं आएंगे, जो टफ एग्जाम में है यहां से उठा करके ये डाल देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ भी दिया गया होगा, कि अभी तक 2024 से पहले यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। ध्यान रखना। लेकिन वो ये जो है बजट कितने बार पेश कर चुके थे? लगभग 7 बार। और यदि 2024 को शामिल कर दें तो प्रेजेंट टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ठीक है, निर्मला सीतारमन। तो सीधा सा यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन हैं, अब ये हट चुके हैं, अब स्किन के जगह पे कौन आ गए हैं? निर्मला सीतारमन। और पहली लेडीज भी हैं जो ज्यादा बार ये बजट पेश की है। इनके बारे में 2-3 सवाल बनता है। पहली लेडीज जो पूर्ण 5 साल तक लगातार बजट पेश किए, पहली लेडीज जो सबसे ज्यादा बार बजट पेश किए, और भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले भी अभी कौन बन चुकी हैं? तो निर्मला सीतारमन। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला है मुद्रा स्कीम योजना। ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा 2015 में बेटा एक योजना चलाया गया था जिसका नाम है मुद्रा स्कीम योजना। इसमें मेन क्या था, जो वर्कर्स होते हैं, छोटे छोटे जो कंपनी लगाते हैं या ठेले वगैरह जो लगाते हैं, रेडी पटरी वाले, इनको सुविधा दिया गया था कि अब 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। लेकिन 2024 में इस बजट में और बढ़ा दिया गया कि 10 लाख से अब वो कितने तक का लोन ले सकते हैं? 20 लाख तक। तो एक तो सवाल यह है, मुद्रा स्कीम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, और इसका जो डिमांड है या हम लोग लोन ले सकते हैं, तो जनरली बच्चे याद करेंगे 10 लाख, क्योंकि इससे पहले क्या था? 10 लाख। लेकिन अब डायरेक्ट क्या हो गया है? डबल बढ़ चुका है। अगला है बेटा 2024 में, ध्यान रखना, एक योजना चला है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसका नाम है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ध्यान रखना ये चीज, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसकी शुरुआत भारत सरकार अभी जिस दिन बजट पेश किए थे ना दोबारा, वो दोबारा बजट पेश कब किए थे? 23 जुलाई 2024 को। उसी दिन एक नए योजना की शुरुआत की। इसमें लगभग 5 करोड़, ध्यान रखना, आदिवासी आएंगे। और लगभग एक माना जाता है इसमें लगभग कितने गांव आएंगे? तो लगभग 65,000 जनजातीय गांव, क्योंकि जनजाति में ज्यादा आबादी नहीं होता, 1 होते हैं 2 होते हैं। तो जनजाति को कवर करने के लिए, और इसकी शुरुआत ध्यान रखना देश के राष्ट्रपति के सलाह पे किया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी भी जनजाति हैं, तभी तो लिखा होता द्रौपदी मुर्मू किस जात। ये मुख्य रूप से ये जंगली एरिया से बिलोंग करते हैं। तभी तो एक सवाल पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो जनजाति क्षेत्र से संबंधित हैं वो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। तो ये ध्यान रखना, 23 जुलाई 2024। अगला क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए कि इस बजट में प्राथमिकता किस देश को दिया गया? पहले यदि प्राथमिकता दिया गया था तो मालदीव को दिया गया था, लेकिन आपको पता होगा अभी मालदीव थोड़ा सा उड़ रहा था, चाइना के साथ दोस्ती कर लिया था,
तो इस बार यदि पूछा जाए तो इस बार ज्यादा फोकस किस देश पर किया जा रहा है, तो भूटान पे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि प्राथमिकता सबसे पहले जो नेबर कंट्री है किस पर दिया गया इस बजट में, तो किस पर दिया गया भाई, तो भूटान पर अत्यधिक बल दिया गया। इसके बाद है भाई, मैं पहले भी बताया हूं, हाल फिलहाल में ओलंपिक गेम पेरिस, पूछा जाए किस नदी के किनारे, ठीक है, सबसे नजदीक, जैसे दिल्ली में कोई गेम होगा तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना। वैसे जो पेरिस है मुख्य रूप से किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। ध्यान रखना ये सब चीज। दूसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि भारत की ओर से कौन ध्वजारोहक कौन किए थे, कोई ना कोई तो फर्स्ट होंगे। तो दो खिलाड़ी हैं, उनका नाम है शरथ कमल। ध्यान रखना ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। शरथ कमल है और कौन है भाई, तो पीवी सिंधु। यदि पूछा जाए कि भारत की ओर से भारतीय फ्लैग मार्च में कौन शामिल हुए थे, ठीक है, तो शरथ कमल है और पीवी सिंधु है। यह गेम जो आयोजित हुआ पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे है। इससे पहले बेटा ओलंपिक का जो गेम हुआ था वो कहां हुआ था, जापान के टोक्यो में। और टोटल देखा जाए उस समय भारत टोटल मेडल कितने जीते थे, 7, ज्यादा कोई खास है ही नहीं, 7 मेडल टोटल जीते थे, चाहे वह गोल्ड हो, चाहे वह सिल्वर हो, चाहे वह ब्रॉन्ज कांस्य क्यों ना, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना। इससे पहले अच्छा एक होमवर्क दे रहा हूं कि अगला जो नेक्स्ट जो ओलंपिक गेम का आयोजन होगा वह कहां पर होगा, वह हमें आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति भवन में जो प्रेसिडेंट जो हाउस है, राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है। एक का नाम पुराना नाम था पहले दरबार हॉल और दूसरे का नाम था भाई अशोक हॉल। अशोक हॉल, दरबार हॉल का जो नाम किया गया है, याद रखना इसका नाम किया गया गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का जो नाम किया गया है उसका नाम है, इसी के नाम से है, अशोक मंडप। जैसे राष्ट्रपति भवन के सामने कौन सा गेट है भाई, इंडिया गेट है ना, उस रूट का नाम पहले क्या था, राजपथ। लेकिन अब नया नाम क्या हो गया है, कर्तव्य पथ। आपके एग्जाम में आ रखा है कि किसका नाम राजपथ से कर्तव्य पथ किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से 2 हॉल था, एक का नाम था दरबार हॉल, दूसरे का नाम अशोक हॉल। कहां, राष्ट्रपति भवन में बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, उन दोनों का नाम चेंज किया गया। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र रखा गया और अशोक का नाम अशोक तो है लेकिन क्या लगा दिया, मंडप लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है, कुछ और भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया है कि भारत में एक प्लेस बेटा स्थित है जिसका नाम है द्रास। ध्यान रखना डायरेक्ट सवाल आता है कि द्रास स्थित है, तो द्रास ध्यान रखना एक मुख्य रूप से ये बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ वाला, तो सिंपल सी बात है ऊपर होगा। और यह जो प्लेस है यह कहां स्थित है, तो कारगिल में। द्रास एक बहुत बड़ा बर्फीला क्षेत्र है, यहां भी आतंकवादी गतिविधि हुई थी, ठीक है। ये स्थित कहां है, कारगिल में। और कारगिल किसका हिस्सा है, तो लेह लद्दाख का हिस्सा है। और लेह लद्दाख भारत का नया यूटी, नया केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष बना था, तो 2019 में एक लेह लद्दाख बना था और दूसरा हमारा कौन सा, यहीं पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। 3 कैपिटल पूछा गया है,
मैं पूछ ही चुका हूं, फिर भी बता दो आप लोग। कैपिटल पहला बेटा है कंबोडिया। कंबोडिया कैपिटल क्या है बताओ फटाक से। कंबोडिया का कैपिटल है नोम पेन भी कहते हैं, नोम पेन भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा थाईलैंड, थाईलैंड का कैपिटल सभी को पता होगा बैंकॉक। और तीसरा है बेटा वियतनाम। वियतनाम का जो कैपिटल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, हनोई। ठीक है, तो तीनों याद रखना, कंबोडिया, नोमपेन, थाईलैंड, बैंकॉक, और हनोई किसका है तो वियतनाम। यदि यहां से ना पूछे तो आजकल रीजनिंग में भी पूछने लगा है ऐसे सवाल, मैचिंग करने के लिए कौन सा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो कोई उल्टा भी कर देगा, कोई सीधा सवाल कर देगा। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल पूछा जाता है भारत का पहला अपना स्वदेशी पनडुब्बी। पनडुब्बी समझते हैं, सबमरीन, जो पानी के अंदर साल भर 1.5 साल, जो नेवी वाले होते हैं वो पानी के अंदर ही तो रहते हैं। तो भारत का पहला पनडुब्बी कौन सा था बताओ, कोई बता पाओगे तो। अरिहंत। भारत का अपना पहला स्वदेशी जो सबमरीन था उसका नाम क्या था भाई, अरिहंत। और इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था तो 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। अगला है भाई, डायरेक्ट सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में सुपर जुपिटर, जुपिटर किस ग्रह को कहते हैं, वीरवार, बृहस्पति को। बृहस्पति से 6 गुना बड़ा एक ग्रह मिला है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, सुपर जुपिटर। और यह पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के द्वारा, किस संस्था के द्वारा खोजा गया, तो भारत की एक संस्था है जिसका नाम आप लोग कई बार पढ़े होंगे, IIT कानपुर। बड़ा अच्छा करते हैं यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, प्रोफेसर हैं। तो ये जो है ना, अब यहां से सवाल सीधा सा पूछा जाएगा कि भाई बृहस्पति से बड़ा जो ग्रह है उसका नाम तो कम, लेकिन ये पूछा जा सकता है किस संस्था के द्वारा खोजा गया, तो IIT कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा कितने टोटल कितने ग्रह हैं अभी 8 हैं। उम्मीद है बहुत जल्द ही 9वां जो ग्रह था प्लूटो, उसको फिर से ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसका आकार अपने आप बड़ा होने लगा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो स्पेस एजेंसी है वो अपने अनुसार से काम करते रहते। जबरदस्त सवाल है, किसी भी एग्जाम में सीधा सा टकराएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये सवाल, ये जो सवाल मैं बता रहा हूं, सबसे पहला है, एक डायनेस्टी हुआ करता था, एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम क्या है भाई, अहोम साम्राज्य। सबसे पहला सवाल, अहोम साम्राज्य का मेन जो एरिया था वो कौन सा भारत का हिस्सा था, उत्तरी पूर्वी राज्य। और उत्तरी पूर्वी राज्य में खासकर पूछा जाए तो कौन से राज्य पे इसका दबदबा था, पकड़ था, तो असम राज्य पे। क्लियर है। अहोम साम्राज्य का जो कार्यकाल रहा है वह रहा है भाई 1228 से लेकर 1826, काफी लंबे टाइम तक ये वर्क किए हैं। ध्यान रखना, यहां से मैं बता दिया, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि जो अहोम साम्राज्य है उसके फाउंडर कौन थे, तो उसके फाउंडर हैं चाओ लुंग, ऐसे ही नाम होते हैं, चाओ लुंग फुऊका। ठीक है, चाओ से याद रखना ना कि चाओ जो है अहोम का क्या है, संस्थापक है। इसके जितने भी राजे रजवाड़े हुए हैं उनको एक जगह दफना दिया जाता था, और उस एरिया को बेटा कहा जाता था मेदाम, या मैदान भी कहते थे। ध्यान रखना, इसे असम का पिरामिड भी कहते हैं। इसे अभी हाल फिलहाल में यूनेस्को में शामिल किया गया, यही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि पूछ दिया जाए कि अभी हाल फिलहाल में भारत के किस क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया, तो अहोम साम्राज्य के जितने भी राजे रजवाड़े हुए हैं, जब वो मरते थे
तो ऊंचा टीला पर इसे दफना दिया जाता था और उसे यूनेस्को क्या कर लिया है, 2014 में अपने यूनेस्को अपने लिस्ट में डाल लिया है। यूनेस्को की बेटा अभी औपचारिक मीटिंग हुई है, कहां हुई है बताओ कोई भी? नई दिल्ली में। कहां पे? G20 का कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में इसकी मीटिंग हुई और इसमें भारत का मेदान क्षेत्र जो कहां पड़ता है, असम में, इसे ध्यान रखना, असम का पिरामिड भी कह देते हैं। और इसका फाउंडर कौन था अहोम साम्राज्य का? तो चाओ था। चाओ माओ बोलते रहो तुम लोग। अगला भाई पेपर आरपीएफ का आ रहा है, सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ फुल फॉर्म सभी को पता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्टेबल कब हुआ है? 1930 थोड़ा देख लेना। सीआरपीएफ की जो स्टार्ट जो किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज। लेकिन ब्रिटिश अपने अनुसार से रूल रेगुलेट कर रहे थे। जब एक और सुभाष चंद्र बोस आर्मी बटालियन बनाने को तैयार है, ये सीआरपीएफ बना के तैयार है। लेकिन इसका रियल नाम सीआरपीएफ कब पड़ा? तो रियल नाम इसका सीआरपीएफ पड़ा था 1949 में और इंडियन गवर्नमेंट अपने हैंडओवर में ले लिया। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ये। जितना पुलिस फोर्स इसमें है उतना किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। ध्यान रखना ये सब चीज। इनका काम होता है, कहीं भी इन्हें भेज दिया जाता है, कहीं लड़ाई हो, दंगे हो, कोई भी कुछ भी हो गया, तुरंत किसको भेजा जाएगा? सीआरपीएफ। क्योंकि नाम ही है सेंट्रल रिजर्व। सेंट्रल के लिए ये रिजर्व है और रिजर्व लोग वी अलर्ट हमेशा रहते हैं। तो सीआरपीएफ जो प्रॉपर रूप से जो नाम पड़ा है 1949 में, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हर चीज इसमें शामिल करता चला गया। अगला सवाल है नीति आयोग। नीति आयोग कब बना था पता ही है, जनवरी 2015 में। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं इसके अध्यक्ष। अभी हाल फिलहाल में इनकी मीटिंग हुई है, औपचारिक मीटिंग, वो कहां हुई है? नई दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, कुछ दिन पहले कुछ राज्यों के गवर्नर बदले गए हैं। हो सकता है यहां से आपके एग्जाम में सवाल सीधे उठा करके दे दे। राज्य के गवर्नर बदले गए हैं, वो देखो भाई, झारखंड के जो गवर्नर नए बने हैं उनका नाम है संतोष गंगवार। और झारखंड के बेटा पहले कौन थे? राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जो पहले थे, सीपी राधाकृष्णन इसे बोलते थे। राधाकृष्णन को कहां का गवर्नर बना दिया गया है? तो महाराष्ट्र का। जो झारखंड के पहले गवर्नर थे वो बन गए अब महाराष्ट्र के, और झारखंड के नए गवर्नर कौन बने हैं? संतोष गंगवार। क्लियर है? तीसरा है भाई, राजस्थान के नए गवर्नर बने हैं, कौन बना है बताओ? हाँ, हरि भाऊ से नाम याद रखो कि राजस्थान के नए गवर्नर जो बने हैं वो हरि भाऊ बने हैं। उसके बाद यदि देखा जाए तो असम का जो राज्यपाल जो बने हैं, ठीक है, उनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये मैं सीधे नाम ही बता देता हूं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के बने। और असम के पहले थे कौन? हेमंत सोरेन। हाँ, गुलाब चंद्र कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ का हेड बन चुके हैं। ध्यान रखो, जो कटारिया जी हैं पहले असम के थे, अब उन्हें शिफ्ट कहां कर दिया गया? पंजाब का गवर्नर बना दिया गया
और चंडीगढ़ का प्रशासक दे दिया और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बना है असम का नया गवर्नर। क्लियर है? उसके बाद देखा जाए विष्णु देव शर्मा या विष्णु प्रसाद शर्मा को एक जगह का गवर्नर बनाया गया है। इस राज्य का? तेलंगाना का। ठीक है, बाकी और देखा जाए तो बाकी और कुछ नहीं है। लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था भाई? 1914 से 18। और आखिरी सवाल है शायद आज का, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। टोटल क्वाड एक कमेटी है, टोटल देश इसमें कितने हैं? 4। इस 4 कौन कौन से देश हैं ये हमें बताइएगा। इसमें अपना भारत भी शामिल है। कंडीशन फर्स्ट, क्वाड स्टेबल किस वर्ष हुआ? ठीक है, और क्वाड की 2024 में मीटिंग किस देश में हुई? तो ये 3-4 पॉइंट्स क्वाड से है। क्वाड में देश 4 हैं, भारत है, भारत के अलावा 3 आप लोग बताना भाई। पहली स्थापना कब हुई थी और मुख्य रूप से 2024 में इसकी मीटिंग कहाँ आयोजित किया गया? तो ये टोटल था अपना, कहां से कहां तक था भाई? 22 से लेकर 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स।